नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आप देख रहे हैं न्यूज 24 की खास पेशकश चुनाव मंथन। बात कर रहे हैं बिहार की राजधानी पटना में हूं और बिहार की इन 40 सीटों की अहमियत आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहां से तय हो सकता है दिल्ली का रास्ता भी। और बिहार में एनडीए खास बीजेपी के अहम रणनीतिकार भूपेंद्र यादव मेरे साथ हैं, महासचिव हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के। और सिलसिला शुरू करूं उससे पहले बता दूं बड़ा सवाल क्या है, बिहार में बड़ा भाई कौन, बिग ब्रदर कौन है बिहार का? भूपेंद्र, बिहार में सब लोग साथ हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर के चल रहे हैं, इसलिए सब एक परिवार की तरह काम कर रहे हैं। मोदी के नाम पर चुनाव हो रहा है बिहार में कि नीतीश के नाम पर? नहीं, निश्चित रूप से पूरे देश भर में जो चुनाव है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लोकप्रियता के आधार पर पूरे देश भर का लोकसभा का चुनाव है, क्योंकि ये उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाने की जो जनता की आकांक्षा है उसके अनुरूप चुनाव है। पर बिहार में नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर जो सुशासन की गति पर हम आगे बढ़ रहे हैं उसका दोहरा लाभ हमको होने वाला है। बिहार में जेडीयू के पोस्टरों पर नरेंद्र मोदी गायब हैं, बीजेपी के पोस्टरों पर नीतीश कुमार गायब हैं, क्यों? आप कहाँ पर पोस्टर देखकर आते हैं और किस प्रदेश में देख के आते हैं हमें तो पता नहीं है। आप हमारी सारी जो रैलियां हैं उनको देखिए, थोड़ा सा मेरी भी मदद लीजिए, मैं आपको पार्टी के कार्यक्रमों में लेके चलूंगा तो आपकी गलतफहमी दूर होगी। बड़ा भाई, क्या आपने जेडीयू को मान लिया है? 22 सीटों पर आपकी दावेदारी बनती थी, आपके सांसद थे, 17 पर आप सीट लड़ने को तैयार हो गए। ऊपर से सुनाया आदेश आया कि नहीं, नीतीश बाबू को बराबर की सीट दे दीजिए। आपकी स्टेट इकाई इसके लिए तैयार नहीं थी। ये सारी बातें आपके अपने परसेप्शन की बात है, वास्तविकता ये नहीं है। हम और जदयू पहले भी जब चुनाव लड़ते थे उस समय जो सीटें थी, जदयू 25 पे लड़ते थे, हम 15 पे लड़ते थे। पिछली बार हम अलग अलग लड़े थे और इस परिस्थिति में विधानसभा चुनाव परिणाम और सब विषयों को आकलन करके सारा जो विषय है तीनों दलों की, भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड और लोक जनशक्ति पार्टी की परस्पर सहमति से तय हुआ है। इसमें कोई भी किंतु परंतु नहीं है। आप विपक्ष को तो महामिलावटी गठबंधन बता देते हैं, प्रधानमंत्री लगातार पूरे देश को ये बताते फिरते हैं। ये आपका गठबंधन, ये बेमेल गठबंधन, जनादेश की चोरी का गठबंधन नहीं है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। महामिलावट इसलिए है कि आप ये देखिए कि कांग्रेस अपने आप को केरल में, जहां पर उनके अध्यक्ष राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं, कह रहे हैं हम वामपंथ के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और यहां आरजेडी के साथ माले उनके गठबंधन में शामिल है। आप उनसे पूछिए मिलावट नहीं है तो क्या है? और उनके गठबंधन का तो आप एक दूसरे को पानी पी पी के कोसते थे, गालियां देते थे। कब? 2010 से सिलसिला शुरू करूं? मन साझा ना करने से लेकर ऐसा कोई विषय नहीं है। देखिए, बिहार की राजनीतिक परिस्थिति में मैं चौधरी जी आपको ये बताना चाहूँगा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यूनाइटेड एक स्वाभाविक साथी के रूप में लंबे समय तक काम करते रहे हैं। हमने बिहार में जो लालू जी की सरकार थी उस समय जो अराजकता का माहौल था उसको हटाने के लिए मिलकर के लड़ाई लड़ी। और आज भी अगर आप देखोगे कि राजनीतिक दल का आंतरिक लोकतंत्र, सुशासन की नीति, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की सख्त कार्रवाई, इन सब विषयों में जनता दल, भारतीय जनता पार्टी और लोक जनशक्ति पार्टी में समानता है। हम स्वाभाविक साथी हैं, बीच में अलग हो सकते हैं, लेकिन चूंकि स्वाभाविक साथी हैं फिर साथ चले हैं और बहुत अच्छे तरीके से चल रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है बिहार में? सबसे बड़ा मुद्दा बिहार में 15 साल में जो हमने विकास की गति को पकड़ा है और जिस प्रकार से केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बिहार के विकास को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय योजनाओं को तेजी से आगे बढ़ाया है, निश्चित रूप से हमारा जो वोट मांगने का इस समय आधार है, दोनों सरकारों के सकारात्मक विषयों को आगे वोट मांगने का हमारा आधार। आपने सकारात्मक शब्द का इस्तेमाल किया। आपके नेता तो पाकिस्तान भेजने की धमकी देते रहते हैं, हिंदू मुसलमान यहाँ पर किया जा रहा है, हरा झंडा ना दिया जाए। गिरिराज सिंह, अभी आप राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को छोड़कर आए हैं, वो बेगूसराय ही जा रहे हैं। बेगूसराय से आपके उम्मीदवार कहते हैं चुनाव आयोग से हरा झंडे पर बैन लगा दो। तिरंगे में भी हरा रंग है भूपेंद्र भाई।
हाँ, तो तिरंगे के तो सम्मान के लिए सब जीते ये हैं। हरे रंग की आपको और बात हमको क्या? सबको जीना चाहिए। ये हरे का मतलब क्या होता तो विषय गिरिराज जी ने किसी संदर्भ में कहा होगा, किस संदर्भ में आप मुझसे पूछ रहे हैं ये मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप अपने मूल प्रश्न पे आइए। क्या मूल प्रश्न पे भारत के खिलाफ अगर आतंकवाद की हमला होता है और उसके प्रति एक राष्ट्र की नीति क्या होनी चाहिए, जीरो टॉलरेंस की नीति क्या होनी चाहिए, राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पे किसी भी राजनीतिक दल के क्या विषय होने चाहिए, ये होना चाहिए। आप उनसे भी तो पूछिए जो अपने संकल्प पत्र में ये कह रहे हैं कि हम देशद्रोह के कानून को 500% से आप पूरे ज्यादा चौधरी जी घुसपैठ पहले की पूरा वारदातें बढ़ गई। पहले पिछले पूरा सुन 5 लो। साल में 267% आतंकी वहां पर जो घुसे हैं उसकी संख्या बढ़ गई, आतंकी वारदातों की संख्या बढ़ गई 267%। पठानकोट उड़ी में हमला होता है, पुलवामा में 40 जवान हमारे शहीद होते हैं, उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं लेता, लेकिन राष्ट्रवाद की बात होने लगती है। ये 267% का बेसलाइन क्या है? बेसलाइन एनसीआरबी का ही आंकड़ा और कहाँ से मंत्रालय लेके का आए आंकड़ा आप मैं बताइए आपको ना, दे रहा हूं। आप कहाँ से दे रहे हैं बेसलाइन? बताइए 5 साल का आंकड़ा मैं बताइए आपको ना, बता रहा हूं। बेसलाइन कहाँ से शुरू होता 2009 से है? 2014 ये सारे आंकड़े, चूंकि आप बेसलाइन मुझे नहीं बता रहे हैं चौधरी जी, आंकड़े तो आपकी सरकार छिपा भैया कहाँ, जब मैं आपसे एनएसएसओ के आंकड़े नहीं अब आप रिपोर्ट आ जाएगी बेरोजगारी 45%, 45 साल के सबसे उछले स्तर पर आ गई, वो आंकड़ा दबा दिया जाएगा। भाई आप कोई बेसलाइन दे नहीं रहे, आप कोई तथ्य बता नहीं रहे, आप संगठन कहाँ बता रहे हैं? मुझे बताइए ना। के बीच जो आंकड़े थे और मुझे 2014 से 2019 के बीच में 267% इजाफा हुआ। कहाँ मैं अब आप आंकड़े मेरे से सुन लीजिए। हम जब देश में आए थे तो हिंदुस्तान फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में था, आज हिंदुस्तान दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, ये आंकड़ा है। हम जब सरकार में आए थे तो सरकार कोई मुद्रा का लोन नहीं देती थी, हमने 5 साल में 17 करोड़ मुद्रा के लोन बांटे, ये आंकड़ा है। हम जब सरकार में आए थे तो कृषि का बजट, आप सुन लो आंकड़ा, अब आप आंकड़ा सुनो, आप आंकड़ा सुनो, राष्ट्रवाद भी सुनाऊंगा। हम जब सरकार में आए थे 1,21,000 करोड़ रुपए कृषि बजट था, वो बढ़कर के दुगना हुआ। हम जब सरकार में आए थे तो देश में 43 लाख हेक्टेयर केवल उतनी ही जमीन सिंचाई की थी। हमने 77 परियोजना, जो 99 परियोजनाएं पिछले 40 साल से पेंडिंग पड़ी थी, उसमें से 77 परियोजनाओं को पूरा है। हम जब सरकार में आए थे, पत्र में सबसे अब आप आंकड़ा नहीं सुनना चाहते चौधरी जी, राष्ट्रवाद का मुद्दा लेकर तो सुनिए। राष्ट्रवाद पे यूनिफॉर्म सिविल कोड लेकर आते हैं, फिर 370 लेकर आते हैं, फिर राम मंदिर लेकर आते हैं। मुद्दा राष्ट्रवाद पर हम चर्चा कर रहे थे, हम आतंकवाद की चर्चा कर रहे थे, हम पाकिस्तान की चर्चा कर रहे थे। पाकिस्तान, भारतीय चुनाव में उसका क्या काम? लगातार पाकिस्तान का नैरेटिव क्यों क्रिएट होता है? और आप लोग करते हैं। मैंने गिरिराज सिंह का जिक्र किया, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह कहते हैं वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं राहुल गांधी, कि वहां पर जो जुलूस निकला पता नहीं वो पाकिस्तान का था या भारत का था। अब मैं बोलूं जी, आप बीच में तो नहीं बोलेंगे? क्योंकि आपके पास कोई बेसलाइन नहीं है। लेकिन फिर भी मैं, चूंकि आप पत्रकार हैं, मैं आपको एक ग्रेस लाइन देते हुए आपसे बात करूंगा। तो ग्रेस बड़ी मिलती है आजकल बीजेपी वालों से, इसलिए पत्रकारों को ग्रेस के मोहताज हो गए हम। ग्रेस मतलब एक सम्मान के विषय को रखते हुए दे रहा हूं चौधरी जी। मैं विषय और बात की गरिमा को रखना जानता हूं, और इसलिए आप मेरे को तसल्ली से सुनिए। इस देश में जब भी आतंकवादी हमले होते थे, हमारे देश के अंदर कभी निर्णायक तरीके से उसका जवाब नहीं दिया जाता था। चाहे पुलवामा का आपने मेरे से प्रश्न पूछा है, चाहे पूरी उरी का प्रश्न पूछा है, हमारी सरकार ने सर्जिकल स्ट्राइक के माध्यम से अपने आप में यह सिद्ध किया कि देश की रक्षा के लिए जो निर्णायक नेतृत्व, नीति और जिस प्रकार का प्रतिकार होना चाहिए, उसको करके राष्ट्र की सुरक्षा सर्वप्रथम ये करने का काम हमारी सरकार ने किया है। और ये करने के काम का जो सबसे, ये करने के, आप सुनिए ना, मैं आपको ग्रेस से सुन रहा हूं मेरे चौधरी जी। और ये करने के काम में आज भारत की सैन्य जरूरतों के विषय में, सुरक्षा नीति के विषय में, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा के संबंध में जो दीर्घकालिक रणनीति होनी चाहिए, वो हमने न केवल अपने संकल्प पत्र में अभिव्यक्त करी है, वह नीति हमने अपनी पूरी सरकार की कार्य योजना में भी प्रकट करी है। लेकिन आप दूसरे पक्ष से ये तो पूछिए
कि हिंदुस्तान से अगर देशद्रोह का ही कानून समाप्त हो जाएगा तो राष्ट्र सुरक्षा कहाँ रहेगी। और राष्ट्रीय सुरक्षा ये मुख्य विषय है और हमारा मानना है कि राजनीति एक केंद्र मुझसे बड़े एक केंद्र आप सुन लीजिए चौधरी जी, एक केंद्र सरकार जब बनती है तो तीन मुख्य विषय होते हैं, अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति। बड़ी स्पष्टता के साथ राष्ट्र सर्वप्रथम की नीति पर हम चले हैं, चलते रहेंगे। आपने देशद्रोह के कानून का जिक्र कर दिया, सेडिशन का। आप मुझसे बेहतर वकील हैं, मैं तो वकील हूं भी नहीं। 1870 का ये कानून अंग्रेजों ने बनाया जब हम उनके गुलाम थे, हमें दबाने के लिए, कुचलने के लिए। आज भी ये कानून इस्तेमाल होता है राजनीतिक कारणों के लिए। जिस देश ने ये कानून इजाद किया 2009 में अपने देश से वो कानूनी सफाया कर दिया उसका। हम बात कर रहे हैं कि नहीं, सेडिशन लॉ होना चाहिए। अब मैं बोलूं जी, आप 1870 के कानून की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की नीति आप एक बार देख लीजिए और ये उनके सहयोगियों की भी देख लीजिए। 1967 में इस देश में एक कानून बना, एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट। जब इस देश में 1962 में और 1965 पे पाकिस्तान और चीन का आक्रमण हुआ और ऐसे समय में जिन लोगों ने देश से दगा करके पाकिस्तान की नागरिकता ले ली, उसके लिए कानून कांग्रेस के समय में, इंदिरा जी के समय में आया। उस कानून की कुछ व्याख्याओं के लिए इस बार जब संसद में यह कानून रखा गया कि भाई 67 में इस देश पे जो आक्रमण हुआ उसका एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट का सही परिप्रेक्ष्य आना चाहिए, दुर्भाग्य से उसका भी विरोध करने का काम कांग्रेस ने किया। यह उनकी मानसिकता को दर्शाता है। आप क्या मुझसे 1870 की बात कर रहे हैं? वो तो आजादी के वो तो, अरे आपको मैं, आप मेरे आंकड़ों से आपके आप आतंक की बात कर रहे हैं। अब आप चौधरी जी मुझे ये बताइए, नहीं, आप मुझे बताइए, हाँ। ये जो आजाद भारत के बाद कानून बना था एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट का, क्या इस पे उनका स्टैंड सही था? आप ये कांग्रेस जवाब छोड़ो तो ये कांग्रेस जवाब देगी। मेरा काम सवाल पूछना है। हाँ, तो मुझे ये बताइए, आप आतंकवाद की बात कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। एक आतंक के आरोप में जमानत पर साध्वी प्रज्ञा आपकी उम्मीदवार कैसे हो जाती हैं भोपाल से? ठीक है, साध्वी प्रज्ञा के विषय में और उससे पहले जितने भी हिंदू आतंकवाद के विषय चले थे, उन सारे केस में जो आपने समझौता का भी जो केस था, उस सारे विषय में निर्णय हो चुका है। और न्यायालय के निर्णय अगर आप समझौता के केस में जमानत पर भरी है, साध्वी प्रज्ञा जमानत पर है। सुन तो लीजिए, हाँ। जमानत पे तो वो भी है जो दूसरी पार्टी के अध्यक्ष हैं। जमानत की क्या बात कर रहे हो? हाँ। और उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के भी केस हैं और उनके ट्रस्ट के खिलाफ केस है। साध्वी प्रज्ञा पर आतंक का आरोप। आप सुनिए ना, आप पहले सुन लीजिए, आप पहले उस जजमेंट को पढ़िए। जजमेंट को पढ़ने के बाद आपको ध्यान में आएगा कि यूपीए सरकार में किस तरीके से संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग करके लोगों को फंसाया जाता था। आज जब वो निर्णय, चंडीगढ़ के जो मोकाका कोर्ट का जो निर्णय है, उस निर्णय को आप पढ़िए, उस निर्णय के आलोक में जाइए, न्यायिक प्रक्रिया का पालन करिए। लेकिन जो व्यक्ति पे आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, जिस व्यक्ति को जमानत पर है साध्वी प्रज्ञा, जिस सरकार के द्वारा एक हिंदू आतंकवाद के विषय पर एक पूरे तरीके का पूरे देश में बदनाम करने का प्रयत्न किया गया, ये राजनीति में विषय बनता है कि जनता के बीच में जाया जाए और उस षड्यंत्र को बेनकाब किया जाए। तो आतंक के आरोपी को उम्मीदवार भी बनाया जाए और वो उम्मीदवार एक शहीद जिसे अशोक चक्र दिया भारत सरकार ने, उसे कहती है मैंने श्राप दे दिया, वो तो देशद्रोही है। आप शहीदों के सम्मान की बात करते हैं, पुलवामा के शहीदों के नाम पर वोट मांगते हैं, शहीद हेमंत करकरे का अपमान होता है तो पार्टी चुप्पी साध जाती है, कहती है साध्वी प्रज्ञा का यह निजी बयान था। मैं जवाब दूं जी? जहां तक हेमंत करकरे जी की शहादत का विषय है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तरीके से स्पष्ट किया है कि हम उनकी शहादत का सम्मान करते हैं और इसलिए जिस भावावेश में साध्वी प्रज्ञा ने भी ये बयान दिया है, उन्होंने उस पर खेद व्यक्त कर दिया है, इसलिए विषय समाप्त हो गया। इस टीवी चैनल पे बैठ के आपका ये कहना कि पार्टी चुप रह जाती है, हमारे ऊपर आरोप है, मैं इसका खंडन करता हूं। नहीं, चुप रही ना पार्टी ने कहा निजी बयान है, आपने निंदा नहीं की बयान की।
आप उन दिनों को, बयानों को निकाल के देखिए, पार्टी के प्रवक्ताओं ने जो प्रेस में कहा वो देखिए, पटना में भी मेरे से मीडिया में प्रश्न पूछा था उसको निकाल के देखिए। चौधरी साहब एक बार तथ्यों को देख करके मुझसे बात करिए। साध्वी प्रज्ञा के बयान, हाँ, उस बयान पे हम वो बयान नहीं देना चाहिए। हम शहीदों का बिल्कुल सम्मान करते हैं। वो खुद ही खेद व्यक्त कर चुकी है, निंदा करती हैं, वो खुद ही खेद व्यक्त कर चुकी है। आप निंदा करते हाँ, ये बयान नहीं देने चाहिए, निंदा करते, बिल्कुल ये बयान नहीं देने चाहिए। मेरे मुंह से शब्द निकलवा रहे, हाँ किसी भी शहीद के खिलाफ बयान देना निंदा का ही विषय होता है। लेकिन मैं आपसे भी कहना चाहता हूं, आप भी ये स्वीकार करिए कि जब भारतीय जनता पार्टी ने खेद व्यक्त कर दिया, भारतीय जनता पार्टी ने उस बयान से अपने आप को अलग किया, तो आपको गलत तथ्य के आधार पे इस प्रकार का क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं करना चाहिए। फिर भी तथ्यों के आधार पर फिर भी पूछता ही नहीं हूं कभी। फिर भी चौधरी जी, इंद्रेश कुमार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ नेता हैं, वो कहते हैं इस औरत के साथ ज्यादती की गई, वो तो शहीद है ही नहीं, शहीद कैसे हो सकता है जो औरतों पर जुल्म ढाए। ये इंद्रेश कुमार के बयान है, मेरे बयान नहीं। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से स्पष्ट कर चुकी है। वो निर्णय मैं आपको भारतीय जनता पार्टी का बता चुका हूं, हम प्रेस में कह चुके हैं और हमारी स्थिति इस बारे में पूरी तरह स्पष्ट है। आप सबका साथ सबका विकास का नारा बुलंद करते हैं। मैं बिहार की ही बात करता हूं। आपके सहयोगी हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शाहनवाज हुसैन, सबसे युवा कैबिनेट मंत्री भी रह चुके हैं, सेंट्रल इलेक्शन कमेटी के सदस्य हैं। वो दरअसल दूसरों के टिकट को भी डिसाइड करते हैं, लेकिन भागलपुर से उनका टिकट काट दिया गया। ना तो उनका टिकट काटा गया है और ये कहना भी आपका गलत है। वो खुद पार्टी के चुनाव समिति के सदस्य है। कौन चुनाव लड़े या न लड़े ये पार्टी की चुनाव समिति तय करती है और आज भी वो हमारी पार्टी के प्रवक्ता के नाते पार्टी के विषयों को पूरी तरीके से उठाते हैं। पार्टी में हर कार्यकर्ता और नेता को जिम्मेदारी तय की जाती है और वो उस जिम्मेदारी का बहुत अच्छी तरीके से निर्वाह भी कर रहे हैं। ये हिंदू मुसलमान करने की एक कोशिश है क्या? चुनाव हिंदू मुसलमान हो? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। शाहनवाज हुसैन का आपने टिकट काट दिया, आपके अंदर एक खास, मैं बिहार के संदर्भ में ये पूछ रहा हूँ, शत्रुघ्न सिन्हा की बात हो, कीर्ति आज़ाद की बात हो या उदय सिंह की बात हो, वो पाला बदल गए, वो नाखुश थे, वो आपके कामकाज की शैली पर उन्होंने टिप्पणी करते हुए कांग्रेस ज्वाइन कर ली। ये कितना बड़ा धक्का है बीजेपी के लिए बिहार में? बीजेपी के लिए कोई धक्का नहीं है। और आप कह रहे हो कि जो पाला जिनका बदला, कांग्रेस ने तो उनका राज्य ही बदल दिया, कहीं का नहीं छोड़ा उनको। इसलिए जो बीजेपी को छोड़ के गए हैं उनको क्या कांग्रेस ने सम्मान किया है, ये कांग्रेस की अपनी नीति हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक मिशन के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं की पार्टी है और शहनवाज जी हमारी पार्टी में प्रवक्ता के नाते बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं और टिकट देने लायक अच्छा काम नहीं टिकट किया। पार्टी जिसको चाहती है, जो जिम्मेदारी दायित्व होता है देती है। टिकट आप थोड़ी तय कर सकते हैं। पर जम्मू कश्मीर के अलावा एक टिकट पश्चिम बंगाल में, आपको 543 सीटों पर कोई ढंग का मुस्लिम उम्मीदवार क्यों नहीं मिलता? अब ये पार्टी का निर्णय है, इसमें आप कैसे प्रश्न कर सकते हैं? हमारे यहाँ प्रदेश स्तर की समिति बैठती है। नहीं, आप सबका साथ सबका विकास की हाँ, बात तो करते हैं सबका ना? साथ सबका विकास करने के लिए ना, 17 से 18% जनसंख्या में आपको माकूल उम्मीदवार नहीं मिलते। ये हमारी पार्टी का निर्णय है। इसमें आप कैसे कह सकते हैं हम किसको टिकट दे किसको टिकट ना दे? ये तो हमारी पार्टी का अपना निर्णय है। हमारी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र हम चलाएंगे। अब आपको यहाँ पर अगर बहस करने के लिए मेरे सामने बैठाया है तो दूसरे पत्रकार को क्यों नहीं बैठाया? आपने जो टोटल पत्रकार आए उसमें मुसलमान पत्रकार कितने आए हैं? आपके जो लोग टीवी चैनल पे डिबेट करते हैं उसमें SC ST कितने होते हैं? आपके चैनल से आंकड़े दो ना। ये तो आपके चैनल के डायरेक्टर का विषय है कि वो किसको जिम्मेदारी देके कहाँ बैठाते हैं। आप बताओ आपके चैनल में कितने SC ST पत्रकार बैठते हैं? मुसलमानों की जगह नहीं है। आप बताओ ना कितने SC ST पत्रकार हैं आपके एंकर, बताओ मुझे। मुसलमानों आप नहीं की देना जगह नहीं है चाहते, इसका बीजेपी मतलब आप जो है SC ST को आप आगे नहीं बढ़ाना चाहते। कितने आपके चैनल में बताओ, आप बताओ ना। मेरा काम सवाल पूछना है। आपका काम सवाल पूछना है, बिना जिम्मेदारी के सवाल पूछना है। बिना जिम्मेदारी के, बिना पूरी जिम्मेदारी से सवाल पूछ रहा हूं। मुसलमानों की कोई जगह नहीं है क्या? किसी पार्टी के मुसलमानों की कोई जगह नहीं है आपके यहाँ बीजेपी कितने में? SC ST पत्रकार हैं बताओ? हम जाति पाति देख तो हम भी नहीं करते। हाँ, हम भी नहीं करते, पर आपको कोई मिलता नहीं है। हम भी नहीं करते। 543 तो आपको कितने मिल गए भैया? हाँ, बताओ कितने SC ST HR मिले? डिपार्टमेंट मैं से बहुत कल सारे आपको एक मेल मैं बहुत सारे कल मेल कराऊं, मैं उसको बहुत सार्वजनिक तो करेंगे।
उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे? कल मैं मेल पे भिजवाऊं पूरा भिजवाइए न्यूज़ 24 में कितने शेड्यूल ट्राइब एंकर है, भिजवाइए। और मैं ओपन कहता हूं, आप भिजवाइए। क्या क्या डिटेल्स, कितने शेड्यूल ट्राइब एंकर आपके न्यूज चैनल पे, आप भिजवाइए, ओपन करिए। करिए, मैं तो तैयार हूं। तो आप आरक्षण के पक्ष में हैं? नहीं, हम संविधान सम्मत आरक्षण के पक्ष में हैं। संविधान सम्मत? हाँ। इसी बिहार में 2015 में मोहन भागवत ने आरक्षण की मुखालफत की थी। नहीं करी, कभी नहीं करी। नहीं की? नहीं। तब आपके जो आज दोस्त कभी नहीं करी। नीतीश कुमार ने सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया था। कभी नहीं करी। और मैं ये कह रहा हूं, संघ का अधिकृत प्रस्ताव है, हम SC ST और OBC के संविधान सम्मत आरक्षण के पक्ष में है। उसके साथ हमने बल्कि आगे भी कदम बढ़ाया है, गरीबों के लिए भी 10% दिया है। हम पूरी तरीके से स्पष्ट है, हमारे संकल्प पत्र में भी स्पष्ट है भैया। आरक्षण बना रहेगा, संविधान सम्मत व्यवस्था बिल्कुल बनी रहेगी, प्लस 10% गरीबों का भी आरक्षण रहेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है हमको, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आपने गरीबों की बात की, कांग्रेस भूपेंद्र भाई ताल ठोक रही है। पर वो लिस्ट निकाल देना कितने शेड्यूल ट्राइब एंकर, उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देना। हाँ, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना। हाँ बिल्कुल कर देना। हम पूरी डिटेल भेज देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आबादी निकालिए, मैं देखता हूं। अभी क्योंकि मुसलमानों के सवाल का जवाब नहीं है आपके पास, दरअसल मेरे पास हर चीज का जवाब है। नहीं, वो जवाब नहीं मिलता तो आप सवाल पूछने लगते हैं, उल्टा असहज करने लगते हैं। हमारी हम असहज, देखिए चौधरी साहब, हम तो फिर कह रहे हैं, हम आपकी ग्रेस, आपकी सम्मान, आपके पत्रकारिता के अनुभव, आपके प्रश्न पूछने के कौशल का सम्मान करते हैं। गरीबी की बात हो रही थी, कांग्रेस ने कहा है अब होगा न्याय। कांग्रेस कह रही है, आप 6,000 रुपए देने की सालाना की बात करते हैं, कांग्रेस कहती है गरीब परिवारों को हर महीने 6,000, साल में 72,000 रुपए देंगे। उन्होंने तो किया क्या है 50 साल में? देश का सबसे बड़ा इकोनॉमिक इंक्लूजन का, आर्थिक समावेशन का कार्यक्रम जिसको कहते हैं, कि आर्थिक रिसोर्स तक गरीबों की ताकत को बढ़ाना, देश के 35 करोड़ लोगों को जनधन खाते खुलवाना, छोटे माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक सेक्टर में 17 करोड़ मुद्रा के ऋण करवाना, ग्रामीण क्षेत्र का विकास करके प्रधानमंत्री सड़क योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण शौचालय योजना जैसे विषयों को पूरा करवाना, किसानों की आय दुगनी करने के लक्ष्य को प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री सॉइल हेल्थ कार्ड योजना, नीम कोटेड यूरिया जैसे विषयों से पूरा पहुंचाना, उज्ज्वला योजना के माध्यम से 5 करोड़ महिलाओं तक गैस की उपलब्धता कराना, सौभाग्य योजना के माध्यम से हर घर तक बिजली का बल्ब पहुंचाना, देश के 18,000 गांवों में जहां बिजली नहीं थी 5 वर्षों के कार्यकाल में पूरा करना। गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम होता है कि समाज के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्तियों को सुनिश्चितता के साथ राज्य के साधन न्यायपूर्ण तरीके से मिलें। इनको 5 साल में हमने करके दिखाया है। अब जो पिछले 50 साल से नारा लगा रहे हैं गरीबी हटाओ, जिनको नारा लगाते हुए 3 और 4 पीढ़ियां हो चुकी हैं, उनके बारे में तो सब जानते हैं, उसमें टिप्पणी करने की क्या बात है? यहाँ पर बहुत सारी ऑडियंस भी है, वो भी सवाल पूछना चाह रही है। प्रत्यूष खरे मेरे सहयोगी लोगों के बीच हैं। प्रत्यूष। मैं नमिता हूँ। मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि भुखमरी का जो आप बोल रहे हैं, भुखमरी दूर करने में भारत पहले मतलब 103वें स्थान पे अभी चला गया है। 2014 में भुखमरी का जो था भारत में 55वें स्थान पे था। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? फिर मैं आपसे आतंकवाद पे आप बोल रहे हैं, तो उसमें मैं कहना चाहती हूँ आपसे कि जो आपने नोटबंदी किया उसका हम लोगों ने बहुत अच्छे से दिल से स्वीकारा है उसको, लेकिन आपका नोटबंदी किया उसके बावजूद अभी 5 सालों में सबसे ज़्यादा अभी आतंकवाद हमारे मतलब कि राज्य में भारत में सबसे ज़्यादा देखा गया है। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आपके 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न गरीबी और भुखमरी के विषय पे है। दूसरा विषय आपका प्रश्न जाते जाते नोटबंदी की तरफ चला गया है। जहाँ तक गरीबी और भुखमरी का विषय है, एक लंबे समय तक चीज़ों को पारदर्शी तरीके से नीचे के लोगों तक पहुँचाने के लिए देश में कानून और व्यवस्था की जरूरत थी। हम नई टेक्नोलॉजी के माध्यम से जनधन, आधार और मोबाइल, जिसको सरकार जैम परियोजना कहती है, उसको जोड़ने का काम हमने किया है। और आधार जैसा कानून ला करके
नीचे गरीबों तक साधनों की सुनिश्चितता हो सके, उसके लिए हमने काम लेकिन किया है। भूपेंद्र भाई सवाल और ये था, उसमें 119 उसमें देशों मैं की सूची है, भाई चौधरी जी, उसमें भारत 103वें स्थान पर आ गया। सुन तो 5 लो, साल पहले हम 55वें स्थान पर थे। सुन तो लो। हाँ, और देश में से अगर दुनिया की रेटिंग एजेंसियों की बात देखी जाए तो गरीबी भारत में से कम हुई है। हम इस पे बहुत अच्छे तरीके से हमने इस पे लगाम लगाई है। जहाँ तक नोटबंदी की बात है, भारत में एक बड़ी अर्थव्यवस्था काले धन की अर्थव्यवस्था है। वो काला धन विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार के रूप में फैलता है। लोग अपनी आय को छुपा करके रखते हैं। आप देखिए, नोटबंदी के बाद भारत में जो टैक्स देने वालों की संख्या 4.5 करोड़ थी, वो बढ़कर दुगनी से ज़्यादा 8-9 करोड़ से ज़्यादा हुई है। कारण है कि देश में एक बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने व्यापार को, जिसको एक नंबर में करना करते हो, शुरू किया। इसके साथ ही साथ हमने देश में व्यापार की सहूलियतों को बढ़ाकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में अगर आज हम आगे आए हैं तो उसका कारण है कि हम आने वाली पीढ़ी के लिए एक ऐसी क्लीन इकोनॉमी देने में कामयाब हुए हैं जहां निवेश, व्यवसाय और रोजगार के बेहतर अवसर भारत में उपलब्ध हुए हैं। इसीलिए हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 77वें स्थान से उठकर 77वें छलांग लगाकर 67वें स्थान पे आए हैं। ये नोटबंदी का लाभ हुआ है। 8 दिसंबर को 2016 में नोटबंदी का ऐलान हुआ तो ये बताया गया था आतंकवाद पर नकेल कसी जाएगी, पत्थरबाजी खत्म हो जाएगी, नक्सलवाद खत्म हो जाएगा। वो अभी भी बरकरार क्यों है और नोटबंदी का अब आप 2019 में जिक्र तक नहीं करते? अगर पिछली सरकार से तुलना की जाए तो आतंकवाद पे हमारी सरकार ने जो निर्णय लिए हैं और जिस प्रकार से आज जम्मू कश्मीर में हम लोगों ने बड़ी दृढ़ता के साथ, बल्कि आतंकवाद की जड़ को मिटाने के लिए जो सर्जिकल स्ट्राइक करी है, मैं मानता हूं हम केवल भारत में नहीं, विश्व जनमत को भी आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूती के साथ हमने जोड़ने का काम किया। प्रधानमंत्री तो अब यहां तक कह देते हैं चुनाव में कि हमने परमाणु बम दिवाली के लिए नहीं रखे हैं। देश की रक्षा के लिए विषय जो है वो देश की रक्षा के साथ ही जुड़े हुए हैं और देश की रक्षा के विषय के लिए भारत के रक्षा के संसाधनों को आगे बढ़ाना, रक्षा की आत्मनिर्भरता को बढ़ाना, यही तो हमारी नेशन फर्स्ट की थ्योरी है। राजनीतिक युद्ध में हम परमाणु युद्ध की बात कर रहे हैं। राजनीतिक योजना में देश की सुरक्षा भी होती है। हमारा सेल्फ मॉरेटोरियम एक पॉलिसी है ना, नो फर्स्ट यूज का हिमायती है ना भारत। ये तो भारत में जब अभी अंतरिक्ष में शक्तियान लॉन्च किया था तब भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये देश की विज्ञान, तकनीकी और विकास के लिए है। हम शांति के समर्थक हैं और शांति का समर्थन करना ही हमारी नीति है। मेरा सवाल भूपेंद्र यादव जी सर से है कि आप राष्ट्रवाद की बात करते हैं तो क्या राष्ट्रवाद की परिभाषा अपने सुविधा के अनुसार बदलती रहती है? जिस महबूबा मुफ्ती ने अफजल गुरु को देशद्रोही कहा था, आप उसके साथ सरकार बनाते हैं, सेना के जवान हेलीकॉप्टर मांगते हैं, आप उसको हेलीकॉप्टर नहीं देते हैं, और देश के प्रधानमंत्री आप जैसे नेता हेलीकॉप्टर से घूमते रहते, यही राष्ट्रवाद की परिभाषा है। और दूसरा सवाल काले धन को लेकर। नहीं, एक ही सवाल, पहले इसका जवाब देने दीजिए। बैठ जाइए। हाँ, बैठिए, मैं आपका जवाब देता हूँ। हमारी राष्ट्रवाद की परिभाषा स्थायी है। हमने जम्मू कश्मीर में महबूबा मुफ्ती जी के साथ सरकार बनाई थी क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर की जनता ने जो मैंडेट दिया था वो खंडित जनादेश था। वो जनादेश ऐसा था कि उसमें कोई भी एक दल सरकार नहीं बना सकता है और सीमावर्ती राज्य में एक लोकतांत्रिक स्तर की सरकार बनाना और लोगों को लोकतंत्र की परिभाषा के साथ जोड़ना, ये हमारी प्राथमिकता थी। और इसलिए हमारा राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र सबसे पहले। और उसका उदाहरण हमारे पार्टी के इतिहास से देख सकते हो कि कांग्रेस जब इमरजेंसी लेकर के आई थी तो हमने जनसंघ की चिंता नहीं करी, उसको जनता पार्टी में मर्ज कर दिया क्योंकि देश के लोकतंत्र को बुलाना आवश्यक था। हमारे लिए देश पहले है, यही हमारा राष्ट्रवाद है। एक और सवाल, एक सर, एक बड़ी विनम्रता पूर्वक आपसे बिहार के संदर्भ में कुछ पूछना चाह रहा हूं। सर, हमारे सभी लोग यहाँ पे बिहारी लोग हैं और बैठे हुए, कम से कम ये सवाल हर एक बिहारियों के लिए है। बिहार में स्टेटस दर्जा जो देने की बात चली थी, जब 2014 का लोकसभा चुनाव हुआ तो उसमें भी ये मुद्दा उठी थी, 19 में भी उठेगा और शायद 24 में भी उठेगा। क्यों? मुझे ऐसा लगता है सर, क्योंकि राम मंदिर का जो मुद्दा था, पिछले बीजेपी जितनी बार गवर्नमेंट में आने के लिए जब भी चुनाव लड़ती थी, ये हमेशा ये मुद्दा बड़ी पिक पे रहता था सर। और 1 जनवरी 2019 को माननीय मुख्य प्रधानमंत्री
नरेंद्र भाई मोदी जी कहते हैं कि ये जो जजमेंट, जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आएगा उस पे ही डिपेंड करेगा कि राम मंदिर बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो सर जब जजमेंट पे ही डिपेंड करना था तो पिछले जितने दिनों से जो ये मुद्दा बना था धर्म से जाति से स्पेसिफिक था। सर एक मिनट और मैं लेना चाहूंगा। और सर अभी राष्ट्र का मुद्दा, एक मिनट, राम मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, ये सीधा सवाल पूछ रहे हैं। इसका सीधा जवाब है भारतीय जनता पार्टी राम मंदिर पर अपने रुख के प्रति प्रतिबद्ध है। हम चाहते हैं अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने और उसके हल को उसका जो सॉल्यूशन है उसको निकालने के लिए यथाशीघ्र हर संभव प्रयास किए जाए। और आज मामला न्यायालय में है, न्यायालय में ये मीडिएशन में भी है। हम हमेशा से प्रतिबद्ध रहे हैं, हम हमेशा से न्यायिक प्रक्रिया के भी समर्थक रहे हैं, संवैधानिक दायरे में इसके हल को निकालने के लिए भी प्रतिबद्ध रहे हैं। ना हमने अपनी प्रतिबद्धता छोड़ी है और ना हमने संवैधानिक दायरों में इसको करने के प्रयासों, आप मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं कानूनी बारीकियां नहीं, कानून लाने से आपको कौन रोक रहा है? अभी मामला तो बहुमत है, मामला न्यायालय में है और इसलिए हमने कहा है यथासंभव शीघ्र प्रयास करेंगे। हम उस विषय पे अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हैं, हमारी कहीं कमिटमेंट में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है। आंध्र के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए इसलिए छोड़ दिया कि स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला। यहाँ पर जो ये सवाल पूछ रहे थे, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग लगातार उठती है, कब मिलेगा? बिहार नहीं मिलेगा। अब आपने पहले तो उनके प्रश्न का नीचे का इसका भी जवाब देने दीजिए। आप ऐसी उत्तेजना में मत आइए, आप इनका जवाब दें। एक मिनट, जवाब तो होने दीजिए, आप पहले पूछ लीजिए। नहीं बोलिए बोलिए। बिहार के जो पिछले फाइनेंस कमीशन की आप रिपोर्ट देखेंगे और स्वयं बिहार सरकार ने भी माना है, उससे 3 या 4 गुना ज्यादा राशि बिहार के लिए आई। बिहार में लंबे समय से विकास की जो परियोजनाएं थी, जो स्पेशल स्टेटस के विषय में थी, चाहे बरौनी के कारखाने के विषय में हो, चाहे खाद कारखाने के विषय में हो, चाहे बिहार के पुल के विषय में हो, चाहे बिहार के इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के विषय में हो, उन सारी योजनाओं को जो स्पेशल स्टेटस के तहत भी राज्य के लिए आ सकती थी, हमने पूरा किया है। और हमें इस बात की संतुष्टि है कि जितना भी विषय हमने पिछली विधानसभा के संबंध में केंद्र की परियोजनाओं के संबंध में किया था, उनको अधिकतम पूरा करने का काम ये हमारी सरकार ने किया। ये काम हो रहा है, लेकिन सीधा कह दीजिए ना कि मौजूदा व्यवस्था में विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता बिहार को, बाकी हम हर संभव मदद करेंगे। फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से जितनी भी परियोजनाओं का वादा भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उनको सबको पूरा किया है। जी, आप सवाल पूछना चाह रहे हैं? मैं विनीता मिश्रा, मैं जानना चाहती हूँ कि सबका साथ सबका विकास लेके मोदी जी ने शुरुआत किया था, तो हम जैसे लोग भी बहुत इससे जुड़े थे, लेकिन क्या बिहार में आप सिर्फ जाति की राजनीति और जाति का कार्ड नहीं खेलते हैं? तो पार्टी विद डिफरेंस कैसे हुई, हमें बताइए। मैं आपको बहुत स्पष्टता से कहना चाहता हूं, हम बिल्कुल जाति की राजनीति का कार्ड नहीं खेलते और मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान आगे तभी बढ़ सकता है जब आप समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व दो। हमारे लिए कोई जाति वोट बैंक नहीं है, लेकिन समाज में सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व हो, इसके लिए हम हमेशा आगे बढ़ते रहे हैं। हमारे लिए देश सबसे पहले है और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता या पदाधिकारी साथ चलता है, काम करता है, तो एक दूसरे की जाति पूछकर नहीं चलते हैं। मोदियों को गाली दे वो पिछड़ी जाति वो जाति पूछ के नहीं चलता है। पिछड़ी जातियों को गाली दे रही है कांग्रेस। पिछड़ी जाति का कार्ड तो 2014 से प्रधानमंत्री लगातार खेल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस का जहां तक बात है, ये देश 1947 में आजाद हुआ और संविधान में आर्टिकल 340 में लिखा हुआ था कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण देना चाहिए। कांग्रेस ने तो नहीं दिया। जब संवैधानिक आयोग बनने की बात आई तो कांग्रेस ने तो विरोध किया। समाज के तबकों को जो चीज सही समय पे देनी चाहिए, उसको देने में कांग्रेस को 50 साल लग गए और आरजेडी ने उससे हाथ मिला रखा है। और आज अगर 70 साल के बाद हमें यह लगता है कि सामान्य वर्ग में भी ऐसे लोग हैं जो गरीब हैं,
जिनके बच्चों के लिए शिक्षा और रोजगार के अवसर देना चाहिए, उसके लिए भी संविधान में संशोधन करके हमने व्यवस्था करी है। पर आरजेडी ने उसका भी विरोध करने का काम किया है, क्योंकि वो लोग केवल जाति को सोचते हैं, हम समाज के हर वर्ग को पर चाहते आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। एक मिनट, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। चिल्लाइए मत, माइक नहीं है आपके पास। रुकिए, मैं हूं यहां पर सवाल पूछने के लिए। 1 मिनट रुकिए। आपने कहा कि जाति पर, जात पात की हम एक मिनट, जात पात की राजनीति हम नहीं करते। मेरा सवाल प्रधानमंत्री को लेकर था। प्रधानमंत्री तो बता रहे हैं ना कि मैं पिछड़ी जाति से हूं, मेरा अपमान किया जाता है। मोदियों को, सब तमाम मोदियों को, छत्तीसगढ़ में थे, राजस्थान का भी जिक्र कर दिया, गुजरात का भी और दक्षिण भारत का भी जिक्र कर दिया। एक बात मैं बताऊं आपको, मान लीजिए मेरा सरनेम है और मेरे सरनेम को लेकर अगर गाली दी जाए, ये कौन सी राजनीति है कि राहुल गांधी जी एक सरनेम को लेकर कहे कि इस सरनेम के सारे लोग चोर हैं? आप बताइए कौन सी देश में राजनीतिक दल का नेता जो राहुल गांधी जी कहते हैं कि एक पर्टिकुलर वर्ग चोर है? और हम तो हमेशा से कहते हैं, ये कौन सी भाषा है? ये कहां से राजनीति की भाषा आई है जो कांग्रेस के अध्यक्ष बोल रहे हैं? ये किस प्रकार का है? किसी वर्ग और जाति को गाली देना, किसी को। और प्रधानमंत्री जी एक सामान्य और एक हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं। उन्होंने एक लंबी राजनीतिक यात्रा को परिपक्वता के साथ तय किया है, लेकिन उसके बाद में कांग्रेस के लोगों के क्या अपशब्द हैं, मणिशंकर अय्यर क्या बोलते हैं, बाकी कांग्रेस के नेता क्या बोलते हैं। और मेरा ये मानना है, और बड़ा मेरी दृढ़ मान्यता, और मैं गांव में घूमता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जिस प्रकार के उन्होंने विश्वास के कार्य किए हैं, और लोग जब उसको सामान्य आदमी भी देखता है तो उसको गौरव की अनुभूति होती है कि भारत के लोकतंत्र की महानता है कि कोई सामान्य व्यक्ति भी अपने कृतित्व से, परिश्रम से, अपनी साधना से आज देश को इतना बढ़िया नेतृत्व दे सकता है। पूरे भारत को उनके ऊपर गर्व है। आप अहम रणनीतिकारों में से एक हैं बीजेपी के। मेरा सवाल, ये खालिस राजनीतिक सवाल, हिंदी पट्टी से जुड़ा हुआ सवाल। आप राजस्थान से भली भांति वाकिफ हैं, आपकी जन्मभूमि कर्मभूमि भी रही है राजस्थान। मध्य प्रदेश की मैं बात करूं, गुजरात की बात करूं, आप पहले से ही मैक्स पर हैं। 26 में से 26 गुजरात, 25 में से 25 राजस्थान, 29 में से 27 मध्य प्रदेश, 11 में से 10 छत्तीसगढ़। आप वो मोमेंटम बरकरार रख पाएंगे क्या, या नुकसान का अंदेशा है? हम 100% उस मोमेंटम को बरकरार रखेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन, नुकसान होता है तो भरपाई कहां से होगी? नुकसान नहीं होगा, मोमेंटम उतना ही रहेगा। मोमेंटम उतना ही उतना रहेगा। ही रहेगा। 2014 में भी, और आप भली बातें वाकिफ है इस बात को लेकर। 1 मिनट रुकिए, अरे रुकिए भाई, सवाल मैं पूछ रहा हूं ना। उनके बहुत सारे प्रश्न हैं हमसे, इधर भी हैं और बाद में भी हैं। 2014 में आपको अच्छी तरह से ध्यान होगा कि एक 160 क्लब बड़ा चला था कि बीजेपी की 160 आएंगी क्या, आपकी तो खैर 282 आई। वो उस तरह के क्लब फिर से चल पड़े हैं कि बीजेपी की तो सरकार आ सकती है, मोदी की सरकार आएगी कि नहीं, ये सवाल परेशान करता है आपको भूपेंद्र? चौधरी जी, मैं अपने एक उदाहरण से आपको बताना चाहूँगा, और मैंने कल की ही अपनी फेसबुक पोस्ट पे लिखा है। मैं आपको जानकारी के लिए बताऊं, मेरा रोज का जो अनुभव होता है, मैं अपनी फेसबुक डायरी लिखता हूं। आज शायद 36वां नंबर है, तो 35वें नंबर पे मैंने लिखा था, मैं और आरसीपी सिंह जो जनता दल के प्रधान महासचिव हैं, हम दोनों बेगूसराय ग्रामीण संपर्क पे जा रहे थे। एक लाठी लिए हुए भैंस चराने वाला एक बुजुर्ग आदमी खड़ा था, हमने गाड़ी रोकी, हमें तो वो जानता नहीं था। हमने कहा, कहो बाबा इस बार क्या हाल है? उसने एकदम से बड़े खुश होकर कहा, हाल क्या पूछ रहे हो, एक ही बात, नरेंद्र मोदी। ये देश की जनता का मिजाज है। जी, आखिरी सवाल। सर मैं डॉक्टर प्रभात हूँ। पहला वोट जो मोदी जी बात कर रहे हैं, तो मैंने पहला वोट भी आडवाणी जी के कारण रथ यात्रा के बाद से लेके अभी तक बीजेपी को दिया था। वाजपेयी जी की सरकार बनी थी, उस समय आपकी बहुमत नहीं थी, आपने एक्सक्यूज बनाया, मंदिर नहीं बनाया। इस बार भी 2014 में हमने वोट दिया था मंदिर बनाने के लिए। इस पे सवाल हो चुका है। 3 तलाक के विधेयक को लाने के लिए नहीं, आपने विधेयक क्यों नहीं लाया राम मंदिर के मुद्दे पे? जी, इसका जवाब दे दीजिए। एक विषय जो 3 तलाक वाले विषय पे न्यायिक निर्णय आ चुका है, एक न्यायालय का एक निर्णय आ चुका है। इस पे निर्णय कैसे यथाशीघ्र हर संभव तरीके से हो, उस कानूनी प्रक्रियाओं के विषय के कारण है। लेकिन मैं आपको पुनः
चूंकि प्रश्न पूछा है, मैं प्रतिबद्धता के साथ दोहराना चाहता हूं, अयोध्या में भगवान राम का मंदिर बने, ये हमारी प्रतिबद्धता है और बहुत शीघ्र ही देश में समय आएगा भी। बहुत बहुत शुक्रिया भूपेंद्र यादव। धन्यवाद, बातचीत के थैंक यू लिए। वेरी मच।